एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया? देखिए हम यहाँ पे एक क्यूब ले लिया है। ये देखिए इसका एक फलक, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां फलक हमने मान लिया है 6 दिया है। हम जानते हैं घन के सभी फलक बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सभी फलक 6 के सेंटीमीटर स्क्वायर के हो जाएंगे। इसका मतलब अब देखिए घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 6, तो देखिए घन की 6 वर्ग फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए 6 × 6 यानी 36 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर, ये देखिए हम कागज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है, एक स्क्वायर, ये देखिए वर्गाकार कागज है यानी स्क्वायर एक कागज है। देखिए ये प्रो एक कागज दिया है, इसे यहां से मोड़ा गया है। ये देखिए मोड़ने के बाद देखिए कैंची के निशान से इसे काट दिया गया है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे ही इसे कैंची के निशान से इसे काट देंगे तो देखिए इस प्रकार का ये बन जाएगा, जिसमें हम बीच वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे यानी नहीं मानेंगे, तो इसको हटा देते हैं। अब जितनी भी आपकी भुजाएं होंगी तो उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तब इसके नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी? तो देखिए आप इसमें गिन सकते हैं। देखिए 1, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस प्रकार हमारे पास 8 भुजाएं इसकी आएंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसमें सही हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिलेंडर इज 1:2, बट देयर वॉल्यूम आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन हल दिया गया है। वी आर गिवन h1/h2 यानी हाइट का रेशियो दिया है तो हमने लिख लिया। इसको हम जब पलटेंगे, देखिए इसे पलट दिया, h2 को ऊपर h1 को नीचे कर दिया है, तो ये भी पलट जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। चलिए पहले अब इसका वॉल्यूम बराबर दिए हैं यानी आयतन बराबर दिया है दोनों बेलनों का, सिलेंडर का। तो पहले बेलन का आयतन इक्वल टू दूसरे बेलन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर यानी बेलन का आयतन जो होता है वो πr² होता है। अब यहाँ R1 और H1 पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है यानी रेडियस और हाइट है, और R2 और H2 दूसरे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी रेडियस और हाइट है। तो देखिए इनकी यहाँ हम πr1 के स्क्वायर को ही रखेंगे, ये H1 को इस तरफ राइट हैंड में इस पोर्शन के नीचे ले जाएंगे, तो ये आ गया। हम जानते हैं, ये देखिए ये πr² बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो ये भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ देखिए बेलन के आधारों का क्षेत्रफल ही हमें पता करना था, उनका अनुपात पता करना था, रेशियो पता करना था। तो बेलन के आधारों का जो रेशियो होगा वो h2/h1 होगा। तो यहाँ ये देखिए ये कितना है 2/1। तो इस प्रकार बेलन के आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक कंपनी 1996 में 17,175 गाड़ियां बनाई। एक रुपये के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़ों में बदल दिया गया। करीबी सैकड़ों में बदलना है। रिपोर्ट में गाड़ियों की क्या संख्या दी गई है? तो देखिए अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 17,175 कार्स इन 1996। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हल देखते हैं। 17,100 को 17,175 गाड़ियों की संख्या 17,000 पास के 100 में बदलना है। तो देखिए 17,175 के पास यानी किसके बीच में आएगा? जो 100 की संख्या है 17,100 और 17,200 के बीच में आएगा। तो इसकी जो नियरेस्ट संख्या होगी वो 17,200 होगी। ये देखिए 17,200 होगी, क्योंकि ये मान लीजिए 175 है और ये देखिए 200 है। तो यहाँ दिया गया है कि करीबी सैकड़े में बदलना है। करीबी यानी पास के सैकड़े
यानी 100 में बदलना है, तो इसका ये आंसर सही होगा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी? गोली मीन्स स्फीयर। A solid sphere of radius 16 centimeter is melted and recasted into a smaller sphere of radius 4 centimeter. What is the number of these smaller spheres? तो देखिए गोलियों की संख्या, नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हो जाएंगे? देखिए जो गोले का आयतन अपॉन गोले का आयतन, यानी बड़े गोले का आयतन जिसको पिघलाया गया है उसका आयतन बटे के ऊपर आएगा, और जिसमें कन्वर्ट किया गया है उस गोले का आयतन नीचे आएगा। तो यहाँ हम R1 और R2 के रूप में डिनोट कर दिया है, यानी कि 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? R1Q और R2Q बचा है। तो देखिए R1 कितना है, ये देखिए ये R1 है और ये R2 है। इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। इसको एक्सपेंड करेंगे यानी फैलाएंगे तो 16 × 16 × 16 एन अपॉन में 4 × 4 × 4। जब इनको कट करेंगे 4 4 16 यानी 4 चक 16, ऐसे ही इधर और इधर कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 चक 16, 16 चक 64, यानी 64 इज द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3x - 7 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ इजी क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट कर लिया अपॉन में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2 के अपन 1 मान लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 का गुणा इंटू 3x - 7 में होगा तो 3x - 7, 2x का इंटू 2 में होगा तो कितना आ जाएंगे 4x। देखिए 4x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये 7 इधर जाके प्लस का हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा हमारे पास -7 यानी x = -7। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x² + 7x + 12 के हल हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 7x + 12 = 0 आर। तो यहाँ देखिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखिए तो x + 4 = 0, तो ये लिख दिया है, यानी x की वैल्यू यहाँ से 4 मिली, और या x + 3 = 0, यहाँ से वैल्यू मिलेगी x की -3। तो दो वैल्यू मिल रही है, -3 और -4। ये ऑप्शन सी में सही है, सी में दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इनमें से कौन सी हो सकती है? जिन त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 आएगा वो त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम यहाँ चेक करेंगे किन किन कोणों का योग 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए 30 + 30 + 30 = 180 नहीं आ रहा है, यानी 180 के बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते। आइए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ये देखिए ऑप्शन बी 60, 90, 120, ये भी 180 से के बराबर नहीं है। थर्ड ऑप्शन सी चेक करते हैं। 90 + 90 + 20, तो ये भी 180 के बराबर नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी देखते हैं हम। 120 + 30 + 30, ये 180 के बराबर हैं। ये तीनों कोण 3 एंगल्स आर = 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये त्रिभुज के तीन कोण डेफिनेटली हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नरेन के बटुए में 1800 रुपए थे, उसने 100 रुपए घड़ी पर खर्च कर दिए, 200 रुपए में खाना खा लिया। तो बताइए अब कितने रुपए उसके पास बचे? तो देखिए 1800 रुपए थे, 100 रुपए खर्च करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना। तो घड़ी पे खर्च कर दिए 100 रुपए और खाने में खर्च कर दिए 200 रुपए। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 1800 में से 200 जाएंगे तो 1600 बचेंगे, x एज इट इज रहेगा। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां थी, हर पंक्ति में 40 सीटें हैं। तो सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर कितने सीटें हैं? तो सिंपली क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रो और 30 रो हैं, उनमें एक रो में 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। देखिए इसका गुणा करके आ जाएगा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या x गुना है।
अगर R गुलाबों के फूलों की संख्या को दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या को दर्शाते हैं तो कौन सी इक्वेशन इसमें सही होगी। तो यहाँ जो दिया गया है गुलाब के फूलों की संख्या 6 टाइम्स है किसके, चंपा के मुकाबले। तो गुलाब के फूलों की संख्या नंबर ऑफ रोजेस इज इक्वल टू 6 टाइम नंबर ऑफ लिलीज, यानी चंपा के फूलों की संख्या से 6 गुना है। तो इसको हमने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू 6। देखिए चंपा के फूल L से दर्शाया गया है और गुलाब के फूल को R से दर्शाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए R आ जाएगा और चंपा के फूल की जगह पे L आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू 6L। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा व्यंजक x माइनस वाई से विभाज्य है। यहाँ हम सही आंसर पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी हम शेषफल देखेंगे जिसका शेषफल 0 आ रहा है, जिस ऑप्शन में शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे शेषफल प्रमेय से y यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम x माइनस वाई को 0 को इक्वल रख लेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y। तो इसको हम इन सभी 4 ऑप्शन में रख के देखेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन ए चेक करते हैं। यहाँ देखिए x की जगह पे हम y लिख देंगे। देखिए बाकी एज इट इज है, x की जगह पे हमने देखिए इसकी जगह पे हमने y लिख दिया है और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर ये नहीं आ रहा है। आइए ऑप्शन बी चेक करते हैं। यहाँ पे भी हम x की जगह पे देखिए x की जगह पे y लिख देंगे, x की जगह पे y लिख देंगे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन 0 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम y लिख देंगे। देखिए x की जगह पे y लिख दिया है, फिर यहाँ पे x की जगह पे y लिख दिया है और यहाँ वाले x की जगह पे y लिख दिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये y स्क्वायर हो गया, तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और y से y कैंसिल। इसका मतलब ये आंसर 0 आ गया है, यानी शेषफल इसमें 0 आ गया है x माइनस वाई से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर। इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही है। आइए डी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डी भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, एक पशु आश्रय घर को 6,15,000 रुपए में एक वैन खरीदी, यानी एक पशु आश्रय घर है द एनिमल शेल्टर, उसने 6,15,000 रुपए की एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1.5 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है, तो आश्रय घर को और कितना पैसा देना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 6,15,000 रुपए में से हमें 1,50,000 रुपए घटाने हैं, यानी हम इसके घटाने के बाद हम पे इतने बचेंगे 4,65,000 रुपए बचेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4,65,000 रुपए को 4.65 लाख रुपए के रूप में दर्शाया गया, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ देखिए 6.807 इंटू 10 की पावर 10 पाने के लिए हमें इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये हमने नीचे लिख लिया है, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, हमें 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पावर से जुड़ के 6 और 4 पावर जुड़ के यहाँ पर 10 आएंगे। इस प्रकार देखिए ये आ गया। इसका हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 की पावर 4 का। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR है, PQR ST और PR पैरेलल हैं, समांतर। ये देखिए ST और PR क्या है, समांतर है। तो QST का माप क्या है, देखिए QST ये वाला एंगल पूछा गया है क्वेश्चन मार्क का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखिए PQR में ये 2 एंगल दिए हैं, तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे। तो देखिए 70 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और तो यहाँ पे एंगल से कितना आ जाएगा 60 यानी 60। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों लाइनों को यदि हम बढ़ाएं तो ये पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, और देखिए ये वाली तिरछी रेखा इसको काट रही है। तो ये 60 का एंगल और ये क्वेश्चन मार्क का एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 60, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह
भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 यानी 60। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 16 क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन को। एक बेलन के आधार का व्यास, ध्यान दीजिए यहाँ पे व्यास लिखा है यानी डायमीटर। द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है, यहाँ पे व्यास दिया है, ये आपको ध्यान से देखना है। और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए हमें जब आर निकालना है तो इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसको आधा कर देते हैं। तो 4, देखिए व्यास कितना दिया था 14 यानी डायमीटर 14, उसको आधा कर दिया तो हमें त्रिज्या यानी रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर। एच हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। देखिए 2 की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 पुट करना है, आर की वैल्यू फिर लिख देंगे 7, फिर अगेन आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 7 से 7 कट कर देंगे, ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 748 यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक बस में कुल यात्री 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। तो खड़े हुए और बैठे हुए यात्री को मिलाकर बस में कुल यात्री होंगे। तो बस में कितने यात्री हैं? तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि कुल यात्री x हैं, लेट द टोटल पैसेंजर इज इक्वल टू कितने x। तो खड़े हुए यात्री प्लस बैठे हुए यात्री बराबर कितना आ जाएगा कुल यात्री। तो पैसेंजर स्टैंडिंग एंड पैसेंजर सिटिंग को जोड़ के कितना आएगा टोटल पैसेंजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 1/3 यात्री यानी जितने यात्री हैं उसमें से 1/3 खड़े हुए हैं, 60 यात्री हैं, 60 यात्री बैठे हैं। इन दोनों को मिला के कुल यात्री आएंगे। कुल यात्री कितने माने हुए हैं हमने? x माना है। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। तो देखिए तो x की वैल्यू इसमें आ जाएगी 90, यानी कि बस में 90 यानी 90 यात्री हैं। चलिए इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को देखें, लोकेट द पैटर्न सो बिलो। यहाँ देखिए पहले एक डॉट था, बिंदु था, फिर यहाँ देखिए सेकंड आकृति में कितने हो गए? सीधे 5 हो गए। फिर देखिए यहाँ देखिए इस पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे देखिए और बढ़ गए। फिर इसके बाद ये आकृति 4 में बढ़ गए। तो इसके बाद अंदाजा लगाना है हमें कितनी आकृति है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए आप, ये 5 है। फिर देखिए, फिर अगर ऐसे में लेंगे हम, ये इसमें 5 दूनी 10 हो जाएंगे। फिर देखिए अगर पूरे को लें तो फिर 15 बढ़ रहे हैं। तो अगली बार हम समझ गए कि 20 आएंगे। जो आउटर साइड के जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे? 20। इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार का अगला शेप बनेगा यानी आकृति बनेगी। इसमें हम नंबर ऑफ डॉट्स यानी बिंदु पता करेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखिए कुल बिंदुओं की संख्या इस आकृति 4 में कितनी हो जाएगी? देखिए 22 हो जाएगी। इसके बाद जो सिमेट्रिकली बनेगा वो ये बनेगा आकृति 5। इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आप गिन सकते हैं। बिंदुओं की संख्या इसमें 35 होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें अंतर पूछा है। आकृति 4 और 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन फिगर 4 एंड फिगर 5? तो हम 35 में से 22 घटा देंगे यानी 13 बिंदुओं का अंतर आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। यहाँ देखिए, अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां थी। तो देखिए अब इसमें से ऑप्शन हम कौन सा देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अतुल ने अपनी रस्सी को 6 टुकड़ों में काटा है। अतुल, सभी के पास समान लंबाई की रस्सियां थी, तो अतुल ने 6 टुकड़े बना लिए उसके, और जॉन ने 3 टुकड़े समान टुकड़े बना लिए। बिन्नी ने 5 टुकड़े समान टुकड़ों में उसे बांट दिया। सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में बांट दिया। तो देखते हैं सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। क्योंकि स्टार्टिंग में सभी के पास समान लंबाई की रस्सियां हैं, तो जो
जितना अधिक टुकड़ों में बांटेगा उसकी रस्सी छोटी पड़ेगी, और जो उसे कम टुकड़ों में बांटा होगा, जिसने कम टुकड़ों में डिवाइड किया होगा, उसके पास सबसे लंबी रस्सी होगी। तो देखिए अतुल ने 6 भागों में बांट दिया, जॉन ने उसको 3 भागों में बांटा है, बिन्नी ने 5, सिकंदर ने 4। अब देखिए सबसे कम भागों में किसने बांटा है, यानी एक समान लंबाई की रस्सी को जॉन ने सिर्फ 3 टुकड़े ही किए हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि जॉन के पास सबसे लंबी रस्सी होगी। तो सबसे लंबी रस्सी, लॉन्गेस्ट रोप किसके पास होगी, जॉन के पास। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 9 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ देखिए परिधि, ये देखिए परिधि 9 पाई दी है, तो इसका मतलब हमने परिधि 9 पाई लिख दिया क्योंकि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में वृत्त की परिधि है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 2r यानी त्रिज्या का डबल। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। तो देखिए सॉरी, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास, यानी 2r, यानी ये व्यास ही कहलाएगा, व्यास यानी डायमीटर। 2r इज इक्वल टू होता है डायमीटर, यानी डायमीटर कितना आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ट्रैक, ये देखिए ट्रैक 1 ये है, ट्रैक 1 ये दिया है। तो ये पूछ रहे हैं रेलवे ट्रैक की व्यवस्था में डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ट्रैक एक के लंबवत है। देखिए यहाँ पे ये एक है, ये एक ट्रैक दिया है, इसके लंबवत कौन सा है, देखिए 4 नंबर का ट्रैक और 2 नंबर का ट्रैक। ये देखिए लंबवत है यानी 90 के एंगल बना रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ट्रैक और 2 नंबर का ट्रैक, ट्रैक 1 के लंबवत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4 ट्रैक 1 के लंबवत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नीचे दिखाए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS ऑन बिलो। तो देखिए यहाँ पे PQRS इतने एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का, तो देखिए ये कितना है, ये 7, तो ये भी 7, ठीक है, ये 5, तो हमें बेस मिल गया है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस हमें मिल गया है, देखिए 7 है, और ऊंचाई इसने अलग से दी गई है इस पैरेललोग्राम की। तो बेस इनटू हाइट यानी 7 गुणा 4 करके हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 चौक 28 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र PQR हैं। देखिए PQR इनके सेंटर से असमान लंबाई के असमान वृत्त हैं, यानी बराबर वृत्त नहीं है। तो जोड़कर एक त्रिकोण बना है। सारे तीनों वृत्तों के सेंटर को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया गया है। तो त्रिभुज की PQR का सही नाम इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ स्पष्ट है, जब वृत्तों की समान लंबाई के वृत्त नहीं है तो इनकी त्रिज्या भी बराबर नहीं होंगी। तो इन सेंटर्स को यानी केंद्रों को जोड़ने पर जो त्रिभुज बना है उसकी भुजाएं भी बराबर नहीं होगी। इस प्रकार ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, समभुज त्रिभुज भी नहीं हो सकता। त्रिकोण की तीनों भुजाओं की माप जाने बिना कुछ नहीं कह सकते। इस ऑप्शन पर विचार करने से पहले इस पर करेंगे। विषमभुज त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग लंबाई यानी अलग अलग माप की हों। तो इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं चित्र में, ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की आएगी क्योंकि वृत्त की तीनों वृत्त एक समान लंबाई समान नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24। लूसी के पास 50 बिस्कुट हैं। इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्कुट का कुल कितने प्रतिशत भाग बचा। यहाँ हमें लूसी के पास जितने बचे थे उसका प्रतिशत निकालना है। चलिए लूसी के पास शेष बिस्कुट्स, लूसीज रिमेनिंग बिस्कुट्स
तो 50 में से 15 भी बांट दिए उसने और 10 भी बांट दिए। 15 दिए सरिता को, 10 दिए सलीम को। अब उसके पास 25 बचे। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलना है। लूसी पास शेष बिस्कुट का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ 25 लिखेंगे। नीचे कितने थे, पहले कितने थे बिस्किट 50, और 100 का 100 और परसेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये परसेंट रूप में बदल देंगे इसमें। जब इसको कट करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 50%। तो 50% ऑप्शन डी में है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, यानी 25 देखते हैं। इस आयत का परिमाप निकालें। ये देखिए आकृति इसमें दी गई है, शेप दिया गया है, इसका परिमाप निकालते हैं। तो आयत की परिमाप, वी नो दैट आयत की परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2a + b। तो इसमें हम a की वैल्यू यानी लेंथ 12 लिख देंगे और चौड़ाई यानी विड्थ कितनी है 6 है, तो लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 मिलता है, वह संख्या इसमें से कौन सी होगी? when 1/2 of a number is multiplied by 16 the product is 136। which of these is that number? चलिए इस पे देखते हैं। ये देखिए किसी संख्या के आधे, तो किसी संख्या को हमने x मान लिया, उसका आधा यानी हाफ कर लिया है, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद वो इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 136 आ जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो 136 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो ये जो ऑप्शन सी में सही है, सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक होटल के 3 कर्मचारी हैं, टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपए की बख्शीश आपस में बांट ली। यानी 48 रुपए हमने 3 लोगों में यानी कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टीना को, रोमा को, बीना को। टीना को रोमा से 3 गुना मिला, बीना को रोमा से 4 गुना मिला। बीना को कितनी मिली? तो आइए हम देखते हैं। माना कि रोमा को मिली टिप, सपोज रोमा गॉट द टिप x रुपीस, यानी x रुपए किसको मिल गए? रोमा को। फिर देखिए टीना को मिली टिप, टीना को कितने मिले? जितने रोमा को मिले उससे 3 गुना मिले। देखिए रोमा से 3 गुना मिला टीना को कितना मिला? जितने रोमा को मिले उससे 3 गुना। फिर देखिए बीना को मिली टिप, बीना गॉट द टिप, तो उसको 4 गुना मिला। जितने रोमा को मिला, जो टिप रोमा को मिली थी उससे 4 गुना बीना को मिली। इस प्रकार हमें तीनों की टिप पता पड़ गई है। अब देखिए चूंकि 48 रुपए तीनों को बांटे गए हैं, यानी तीनों के पैसे हम यदि मिलाएंगे, यानी तीनों की टिप मिलाएंगे तो 48 आएगी। तो देखिए तीनों को हम जोड़ के कितना के बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखिए 6। x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई है। चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीना को कितने मिले? तो यहाँ हम देखते हैं बीना ये है, बीना को कितने मिले? 4x। इसलिए हम ये देखिए 4x, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्योंकि बीना की टिप पूछी है तो जो बीना को जितने रुपए मिले थे 4x मिले, इसमें x की वैल्यू रख देंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी रख दी? 6। तो 4 × 6 = 24, यानी 4 × 6 = 24 इज द राइट आंसर। यानी बीना को 24 रुपए टिप के रूप में मिलेंगे। चलिए अगले, इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 को देखते हैं। ये देखिए ABC एक वर्ग है, तो ABC एक वर्ग है, 4 वृत्त हैं, इसमें चारों वृत्त दिए हैं, चारों के केंद्र हैं, एक वर्ग के 4 कोने हैं, प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है। ये देखिए जो सर्कल है वो वर्ग को छू रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ वृत्त की एक रेडियस मान लेते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकली ये सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि सारे वृत्त बराबर से इसमें फिक्स हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं सारे वृत्त इसमें बराबर ही आएंगे, बराबर आकार के होंगे, सेम आकार। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं। ये देखिए चित्र को थोड़ा बड़ा कर लिया गया है जिससे आपको समझ में आएगा। माना कि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर सही ऑप्शन पता करने के लिए यहाँ इसकी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। देखिए ये पूरा हमें पता करना है।
इन वृत्त की त्रिज्याओं के थ्रू हम इसकी वर्ग की भुजा पता करेंगे। देखिए इसकी त्रिज्या कितनी मानी है हमने, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी देखिए 2 हो गई, ये भी 2 और ये भी 2। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इसकी भुजा हमें, वर्ग की भुजा मिल गई 8। तो वर्ग की भुजा हमें मिल गई, तो इसका क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर यानी 8 आ गई है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम, अब फिर उन्होंने कहा गया है, देखिए ABCD हो गया, PQRS का क्षेत्रफल, देखिए PQRS, ये PQRS हमने बना लिया है, ये भी एक वर्ग बन रहा है, इसकी भुजा भी हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए क्लियर स्पष्ट है, ये देखिए जो PQRS, इसका जो भुजा आएगी वो आएगी 2 और 2 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी PQRS की एक भुजा, PQRS वर्ग की एक भुजा हमें मिल गई है। तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। PQRS का क्षेत्रफल की भी क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी ASP का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 आ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ABCD का क्षेत्रफल है 64, उसका 1/4 करने पे हमें वर्ग PQRS का क्षेत्रफल मिल जाता है। देखिए 64 का जब 1/4 करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन C सही है, सॉरी इस प्रकार इसमें ऑप्शन B सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29। तो देखिए यहाँ पे ये कोण पता करना है, ये बहिष्कोण परिमेय से आसानी से हो भी सकता है, तो बहिष्कोण परिमेय के अलावा भी हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए हम इस कोण का और इस कोण का, चूंकि ये एक रेखा पर एक रेखा खड़ी है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। बाय रेखीय युग्म अभिगृत यानी लीनियर पेयर एक्सियोम से हम इसको पता करेंगे। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये कोण कितना आ जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर एक्सियोम से जब ये 70 है तो इस वाले इन दोनों एंगल का योग कितना होगा 180, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक कोण उसका संपूर्ण कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या होगा, द एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल। तो यहाँ देखते हैं हम संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण उन दो कोणों को संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है यदि हम उनको जोड़ें और उनका जो सम है यानी योग है वो 180 आ जाए। तो देखिए x, मान लीजिए x का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 में से घटाने पे किसी भी एंगल का संपूर्ण कोण निकाल सकते हैं। तो एक तो एंगल हो गया x और इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दोनों एंगल समान है, यानी x और इसका सप्लीमेंट्री एंगल दोनों बराबर हैं, बराबर में लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस x है, इधर प्लस के x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। इस प्रकार हमें x की वैल्यू इसमें 90 यानी 90 मिल गई है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उस वर्ग की परिमाप लिखनी है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग यानी स्क्वायर की पेरीमीटर हमें पता करना है। तो देखिए वर्ग की परिमाप होती है 4a यानी 4 इंटू साइड यानी 4, और देखिए भुजा कितनी है, साइड कितनी दी है 5, इनका इंटू करेंगे 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इस तालिका को देखें, ये देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 ये दिया गया है। तो देखिए 81 इंटू 729 के मान को 3 की घातों के रूप में लिखना है। तो देखिए हम 81 729 लिख लिया है। देखिए 81 की पावर कितनी है इसमें, 81 को 3 की पावर 4 में बदल देंगे। 729 दिया गया है, 729 को बदलेंगे 3 की पावर 6 में। तो हम जानते हैं बेस अगर से इक्वल होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी पावर से जुड़ जाती हैं। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 3 की पावर 10। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए ये ध्यान रखें अर्धवृत्त है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका व्यास दिया है, यानी त्रिज्या पता करने के लिए हमें 7/2 करना पड़ेगा। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा गया है। तो देखिए
ये हो गया एक सेमी सर्कल यानी आधा वृत्त। तो देखिए यहाँ पे पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए 7 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी व्यास कितना हो जाएगा 7। तो देखिए व्यास हमने यहाँ पे दर्शा दिया है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी पूरी परिमाप, वृत्त की पूरी परिमाप कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये देखिए यहाँ से ये आधी परिमाप होगी, ये आधी पेरीमीटर होगी, वो कितनी आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि पाई आर बचेगा। देखिए अर्धवृत्त की परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये पाई आर और ये व्यास। किसी भी आकृति की परिमाप पेरीमीटर पता करना है तो जितने भी इसमें आउटर साइड होती है वो हमें जोड़ना पड़ते हैं। तो यहाँ आउटर साइड एक तो ये हो गई, देखिए ये है, तो ये है पाई आर, तो ये पाई आर लिख दिया है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक है तो ये इसका व्यास है, तो इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये व्यास हो गए। इन दोनों को जोड़ के जो सेमी सर्कल है उसकी पूरी पेरीमीटर आ जाएगी। तो देखिए पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू चूंकि यहाँ पे व्यास दिया गया है, ये डायमीटर दिया गया है, इसमें इनको हमें आधा करना पड़ेगा, उसके बाद त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, इसलिए आर की वैल्यू 7/2 लिखी है। व्यास हम इस चित्र में देख रहे हैं, व्यास कितना है 7, तो देखिए व्यास 7 है और त्रिज्या 7/2। 7/2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं, पाई एज इट इज 7 एज इट इज। इस प्रकार हम देखते हैं ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपए की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक के रूप में 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहले छोटी क्लासों में कर चुके हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है जिसमें ये बाद का पैसा होता है यानी मिश्रधन होता है, ये देखिए P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर रेट और ये टाइम पीरियड। तो देखिए हम जानते हैं जब भी अर्धवार्षिक गणना करते हैं तो दर को आधा और समय को दुगना कर देते हैं। वी नो दैट ऑन हाफ ईयरली कैलकुलेशन द रेट इज हाफ्ड एंड द टाइम इज डबल्ड, यानी टाइम को डबल कर देते हैं और जो रेट होती है उसको आधा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला, देखिए हमने यहाँ पे R था तो R/2 हो गए, यानी रेट को आधा कर दिया है और समय कितना है, टाइम पीरियड कितना था N, उसको समय को डबल कर दिया है। बस यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन से वैल्यू रखना है। P की वैल्यू कितनी है इसमें 1000, तो 1000 लिख दिया है, 1 एज इट इज। रेट कितनी थी 8 लिख दिया है, यहाँ पे देखिए R/2 है तो ये लिख दिया है और समय को दुगना कर दिया है। देखिए N की वैल्यू इसमें कितनी है, टाइम पीरियड 2 साल है, तो यहाँ हम दुगना कर चुके हैं, तो N की वैल्यू कितने रख देंगे 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेच दिए। गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे, इन दोनों को जोड़ के आसानी से आंसर आ जाएगा। गंगू द्वारा कुल बेचे गए टमाटर, टोटल टमाटो सोल्ड बाय गंगू, तो दोनों को जोड़ देना है। इसे सॉल्व करेंगे भिन्न को यानी फ्रैक्शंस को, तो देखिए 13/20 आ जाएगा केजी, ये आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 6 के लिए अपनी टाइम टेबल बनाया, सारणी बनाई कि हम 4 से 8 बजे के बीच इतने टाइम ऐसे सब्जेक्ट को देंगे, पढ़ाई के लिए बना लिए टाइम, पढ़ाई और खेल दोनों के लिए बना लिया। तो उसने शाम 4 से लेकर 8 बजे तक वो 2 घंटे पढ़ाई करना चाहता है और खेलना 1.5 घंटे चाहता है। तो कुल इन दोनों को जब जोड़ देंगे 3.5 घंटे हो जाएंगे, यानी 3.5 घंटे में से 2 घंटे वो पढ़ाई में खर्च करता है और 1.5 घंटे वो खेल में। इसका मतलब यहाँ 4 से 8 4 घंटे होते हैं, तो 4 घंटे में से 2 घंटे पढ़ाई करेगा, 1.5 घंटे वो खेलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 3.5 घंटे, यानी 4 घंटे में 3.5 घंटे उसने पढ़ाई और खेल को दोनों को दे दिए। तो बाकी के समय, बचे हुए समय में टीवी देखना चाहता है, तो उसके पास यहाँ इजीली देखा जा सकता है आधा घंटा शेष बचा है, तो आधा घंटे में वो टीवी देखेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे आलेख दिया गया है
5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स हैं। देखिए पोकेमोन कार्ड्स इस वाई एक्सिस पे दिए गए हैं और ये बच्चे के नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं अक्षय के पास कितने पोकेमोन कार्ड है। देखिए यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो 50 तक है, यानी 50 पोकेमोन कार्ड हैं। सान्या के पास 150 हैं, बीना के पास 250 हैं। यहाँ इससे देखते हैं, इसके पहले देखिए ये रहा, यहाँ से हम पता कर लें 250 हैं। ये इसकी ऊंचाई कितनी है 150 तक, तो 150 हो जाएगा 150। इसकी ऊंचाई 250 तक है, यानी तिलक के पास 250 पोकेमोन कार्ड हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, बीना और दिया के पास कुल कितने कार्ड्स हैं। तो देखिए बीना और दिया कार्डों की संख्या यहाँ है 250 और 150, कितने हो जाएगी 400। इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। इन ऑप्शनों पर आप आसानी से विचार कीजिए। समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, तो सम्मुख साइड्स ये पेयर के रूप में रहती हैं, तो इसमें आंसर डी सही होगा। यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हों, 2 जोड़ियां रहना चाहिए, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी आर गिवन, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमें 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 5 मैचों वाली एक श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का स्कोर 42 रन प्रति मैच है और 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर 37 है। तो लक्ष्मण द्वारा श्रृंखला में बनाए गए कुल रन, टोटल रन स्कोर बाय लक्ष्मण इन सीरीज। देखिए 5 मैचों की सीरीज थी, तो लक्ष्मण को उसमें 4 ही मैच खेलने को मिले, जिसमें औसत जब निकाला तो 42 रन प्रति मैच आया। तो चूंकि लक्ष्मण को 4 ही मैच खेलने मिले हैं, इसलिए 4 ही मैचों से उसका टोटल स्कोर निकालेंगे। तो 4 और 42 का गुणा करके उसका टोटल स्कोर आ गया। यहाँ देखिए राहुल को 5 मैचों में से 5 मैच खेलने को मिले और उसका औसत स्कोर यानी एवरेज स्कोर रहा 37। तो 37 का इंटू 5 में करके राहुल द्वारा श्रृंखला में बनाए गए रन हम पता कर लेंगे। टोटल रन स्कोर बाय राहुल इन द सीरीज ये 185 आ गए। यहाँ देखिए इजीली देखा जा सकता है कि राहुल ने 185 रन बनाए, जो कि 168 से कितने ज़्यादा होंगे 17 रन ज़्यादा होंगे। इस प्रकार ऑप्शन इसमें सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। यहाँ देखिए ये हम जानते हैं 0 के बाईं ओर चलने पर नेगेटिव नंबर हमें मिलते हैं, तो ये ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकते, ये थोड़ा ध्यान रखें। 0 के बाईं ओर का ये पॉइंट पता करना है हमें। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, तो यहाँ देख सकते हैं ये होता है 0.1, ये होता है 0.2। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह वापस आना चाहता है जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। उसने तय किया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से साइकिल चलाएगा और साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा वह 4 घंटे विश्राम करेगा। यानी नरेंद्र को साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस भी आना है जो उसके 18 किलोमीटर दूर है। यानी नरेंद्र को 18 किलोमीटर जाना है, उसकी स्पीड रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे और उसे बीच में आराम भी करना है, जो आराम करने का समय 4 घंटे रहेगा। तो देखिए समय हम जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, समय कितना है स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 घंटे आ जाएगा समय। यानी 18 किलोमीटर पहुंचने में उसे कितना लगेगा, तय करने में 1.5 घंटे उसे लगेंगे।
और फिर 4 घंटे से विश्राम भी करना है, तो 1.5 घंटे में हमें ये देखिए 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अब उसे 4 घंटे विश्राम भी करना है, रिलैक्स भी करना है, तो इसमें 4 घंटे हम ऐड कर देंगे। जब 4 घंटे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा देखिए 5 घंटे 30 मिनट का समय। तो 5 घंटे 30 मिनट का समय वो टोटल वहाँ 18 किलोमीटर पहुँचने में लेगा। तो कितने बजे निकलना पड़ेगा उसे? देखिए 7:30 बजे जब वो निकलेगा तब वह इस क्वेश्चन में दिए गए अनुसार 1 बजे घर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे जब 5.5 घंटे का टाइम लगेगा, जिसमें साइकिल द्वारा तय किए गए समय भी इंक्लूड है और 4 घंटे विश्राम का भी समय इंक्लूड है, तो दोनों चीज़ें हो गई। इसलिए उसे यदि 1 बजे घर पहुंचना है तो उसे सुबह 7:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। नीचे एक आलेख दिया गया है जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालूम की दुकानों की संख्या दर्शाई गई है। ये देखिए दुकानों की संख्या इस तरफ है, एक्स एक्सिस पे दुकानों की संख्या है, वाई एक्सिस पे पेंटालूम जो क्षेत्र दिया गया है किस दिशा में दुकानें हैं। तो सभी ऑप्शनों को हमें देखना है। भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं, भारत का मतलब सबको मिला के। तो इन चारों ऑप्शनों से आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो दक्षिण की दुकानों की संख्या देखिए कितनी, इसमें 8। उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है। उत्तर देखिए इसकी कितनी है, दक्षिण में दुकानों की संख्या कितनी है, देखिए 8। उत्तर और पूर्व की दुकानें कितनी, देखिए 5। और पूर्व की दुकान कितनी है, इसमें पूर्व की दुकान है कितनी, 2। तो देखिए उन्होंने कहा उत्तर और पूर्व की दुकानें को जोड़ के जितनी संख्या आएगी 5 और 2 7 आ रही है, तो दक्षिण की दुकानों की संख्या उससे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ देखिए एक पैटर्न दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, पहले बिंदुओं की संख्या 3 थी, फिर देखिए 6 हो गई, फिर 10 हो गई। इस प्रकार हम इस पैटर्न को समझ लेंगे। तो देखिए पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़े, फिर 5 बढ़े हैं, 5 ही बढ़ेंगे। सिमेट्रिकली हमने ये आकृति हमें मिल जाएगी जिसमें बिंदुओं की संख्या 15 होगी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। नीचे ये देखिए कुछ आकृतियां दी गई हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 1 दिया गया है, ये आकृति 1 को बताता है, ये आकृति 2 को, ये आकृति 3 को, ये आकृति 4 को। यहाँ देखते हैं हम किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग है। यानी पेरीमीटर इसमें पता करना है सभी आकृतियों की, फिर हम देख लेंगे किन आकृतियों यानी शेप की पेरीमीटर इक्वल है और क्षेत्रफल इक्वल नहीं है। तो देखिए हमें 1 यूनिट मान लेते हैं इसको, तो इसकी पेरीमीटर हम निकालेंगे। आकृति 1 की परिमाप 20 आएगी। देखिए कैसे, 1 यहाँ से हम चलते हैं, अगर ये 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए इस आकृति की परिमाप कितने आ गए, 20 यूनिट यानी इकाई। तो इसी प्रकार हम दूसरी आकृति के परिमाप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से अगर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गई है। इस प्रकार आकृति 3 की परिमाप 12 और आकृति 4 की परिमाप 10 है, 10 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं आकृति 2 की परिमाप और आकृति 4 की परिमाप समान है। इस प्रकार समान है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें देखिए इसी से हमारा क्वेश्चन हल हो गया है, यानी क्षेत्रफल निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल के देख सकते हैं कि आकृति 2 और आकृति 4 की परिमाप समान है, परंतु इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं आएगा। जैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं हमने 1-1 मानी है, तो देखिए 1 और 1 यानी एक बॉक्स इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर का हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा देखिए 1 2 3 4, इसका 4 यूनिट स्क्वायर आएगा।
और आकृति 4 का कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट स्क्वायर आएगा। इसका क्षेत्रफल आएगा 4 यूनिट स्क्वायर, इसका आएगा 6 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल समान नहीं होंगे, तो इसमें ऑप्शन सी ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। एक तालिका है, ये देखिए टेबल दी गई है। कक्षा में 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक हैं। टोटल 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके ये नंबर हैं कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पूछा गया है एक विद्यार्थी को यादृच्छिक एकदम चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 से ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 60 से ज़्यादा अंक मिलेंगे वो ये होंगे। देखिए 60 और 75 की भी 16 हैं और 75 से ज़्यादा कितने हैं, 4 हैं। तो 75 से ज़्यादा वाले भी 60 से ज़्यादा में आएंगे। इसका मतलब है जो 60 से ज़्यादा वाले होंगे वो 16 और 4 को जोड़ के आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये देखिए 20 हो जाएंगे। हमें पता है जब भी हम प्रायिकता पता करते हैं तो जिसकी प्रायिकता पता करनी है वो ऊपर आता है, नीचे आता है टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम। तो कुल परिणाम इसमें कितने हैं, ये देखिए कुल परिणाम यानी इन सबको जोड़ेंगे या यहाँ से देख लें तो 80 हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए टोटल कितने हैं 80, तो 20 में सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया, आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो। तो नीचे दिखाई गई तालिका में छात्रों के उत्तर दर्शाए गए हैं। ये ऑप्शन से सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है। सबसे कम देखिए, सबसे ज्यादा है महीने में 1 बार। तो सबसे सवाल किया है सबसे ज्यादा वाला ये टुकड़ा है, देखिए डायग्राम में दिया गया है। सबसे कम वाला ये है, तो सबसे कम जो आंसर दिया गया वो है 2 दिन में 1 बार, वंस इन 2 days। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं किसमें होगा। ये देखिए सबसे कम चुना गया उत्तर ये वाला है। इस प्रकार ये ऑप्शन किसमें, ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ए लंबाई का अनुपात रेखा एम के मुकाबले लगभग है। यहाँ हमें रेशियो पता करना है। ए लंबाई की रेखा का अनुपात एम के मुकाबले। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ इसको मीजर करते हैं, एम को रिपीट करते हैं कि कितने टुकड़े लगेंगे उसे एल के बराबर होने में। तो यहाँ देखिए एक टुकड़ा और एक टुकड़ा और, एक पार्ट और ले लिया है। तो इसका मतलब एल लंबाई के बराबर होने के लिए एम लंबाई के 3 टुकड़े लगेंगे। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे एल अपॉन एम। तो यहाँ हम देखते हैं तो कितना यहाँ देखिए ये 3 टुकड़े के बराबर होगा और इसका 1 टुकड़ा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऑप्शन 3/1 इज द राइट आंसर। इसका इसका रेशियो 3/1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हल करें, इसको हल करें। देखिए पावर्स के ऊपर पावर है तो हम जानते हैं पावर्स का मल्टीप्लाई 4 × 1/2 हो जाएगा। देखिए पावर्स यानी 4 और 1/2 का गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 आ जाएगा यानी 1/5 की पावर 2 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये 2 की पावर ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, तो ये आ गया। तो 5 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। इस प्रकार ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ये ऑप्शन सी सही है। 50 आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये ऊंचाई है, ये बेस है। इस आकृति को हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए अगर इसके बेस को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ तक बढ़ेगा। चूंकि हाइट हमें स्ट्रेट नापना पड़ती है तो इसलिए इसके बेस को बढ़ा लिया है। इसकी हाइट देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में हाइट इसकी देखिए 6 दी है तो 6 लिख दिया है। चूंकि हमें इस आकृति का ही एरिया पता करना है तो सिर्फ इसी आकृति का बेस हमें चाहिए। तो हम जानते हैं, देखिए ये आकृति का बेस कितना हो जाएगा 3 यानी आधार यानी बेस। ये ऊंचाई हो जाएगी 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें बेस भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बेस 3 और ऊंचाई कितनी 6, हाइट 6। 2 से 6 टाइम कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन
डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ फेस इज 16 पाई सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है h इक्वल टू 20। देखिए ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, पृष्ठ की परिधि, तो बेलन के पृष्ठ की परिधि यानी आधार की परिधि कितनी दी है इसमें? ये देखिए 16 पाई। बेलन की पृष्ठ की परिधि मतलब बेलन का जो बेस होता है, पृष्ठ होता है नीचे, उसकी परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है, तो इसमें वृत्त की परिधि का सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई से 2 पाई से 16 पाई कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है, आर मिल गया है, एच मिल गया है, इसलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। इसमें हम ये दोनों वैल्यू रख देंगे, ये देखिए पुट कर दी हैं। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? तो देखिए ज्यादा लैंग्वेज न लिखते हुए देखिए 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इन्होंने कितना दिया है? 36 पाई। यहाँ से देखिए 4 पाई से 36 पाई को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी आर इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया है। तो गोले का आयतन, चूंकि इसमें आयतन पूछा है तो गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम वैल्यू इसमें रख देंगे, आर की वैल्यू रख दी है। चूंकि इसमें ऑप्शनों में सभी में पाई दिया गया है, इसलिए इसमें पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। 3 से 3 कट हो जाएगा, तो देखिए इसमें ये आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का पक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या है? इसमें हाइट पता करनी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट circular cylinder is 8.8 meter square. If the radius of a base cylinder is 1.4 meter, then what will be its height? तो यहाँ हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया? 8.8। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेलन सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच, ये रख दिया है। पाई की वैल्यू हम 22/7 होती है, 2 पाई आर एच देखिए वैल्यू रख दी है इसकी, पाई की वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू रख दी है, एच हमें निकालना है, ये 8.8 है। तो यहाँ देखिए 8.8 है, जो नीचे की संख्या है वो ऊपर जाएंगी, इसका मतलब 7 8.8 के पास पहुंच गया, जो ऊपर लिखी हैं संख्याएं वो नीचे जाएंगी। इसके बाद हम इसे कट करेंगे, देखिए 22 से इसको 4 टाइम से काटते 0.4 आ जाएगा। 7 से 1.4 को काट देंगे, देखिए तो 0.2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए h इक्वल टू 1 मीटर आ गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। शंकु कौन, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या इतनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड 3। शंकु का आयतन पता करना है। वी आर गिवन एच दिया है, आर दिया है। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम वैल्यू रखते जाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 3.5 स्क्वायर एज इट इज। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दिया है, फिर 7 से 35 को काट देंगे तो इतना आ जाएगा, 3 से 3 काट कर देंगे तो ये आ गया, यानी ये बचेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। 25 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर ठोस लंबवतीय बेलन बना दिया गया है। इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। चकती, एक वृत्ताकार चकती ले ली है, इसकी त्रिज्या देखते हैं हम कितनी, 14 सेंटीमीटर दी है। इसकी मोटाई देखिए, वृत्ताकार चकती की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, तो मोटाई लिख दी है। अब इस प्रकार की कितनी चकतियां रखी हैं? 25। तो हम एक के ऊपर एक देखिए रखते जाते हैं, कितनी? 25।
ये देखिए 25 चक्तियाँ एक के ऊपर रख के ये देखिए एक बेलन बन जाएगा, यानी सिलेंडर बन जाएगा। ये पूरा एक सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी है। तो 25 वृत्ताकार चक्ति, एक वृत्ताकार चक्ति की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए ये 2 है, तो 25 चक्तियों कितनी हो जाएगी? 25 × 2। तो देखिए टोटल यहाँ 25 चक्ति हैं। तो एक वृत्ताकार चक्ति, एक चक्ति की मोटाई 2 सेंटीमीटर, तो 25 चक्तियों की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी? 25 × 2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब तक हमें ये ऊंचाई मिल गई है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से आते इस जो बेलन बना है चक्तियों से, उसकी ऊंचाई हमें मिल गई है 50 सेंटीमीटर। चूंकि इसमें त्रिज्या, एक चक्ति की जितनी त्रिज्या होगी वही बेलन के आधार की त्रिज्या होगी, यानी कि r = 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब क्या पूछा है उन्होंने? लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrs। देखिए यहाँ पे 2, फिर पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, r की वैल्यू 14, h की वैल्यू 50। इसको कट कर देंगे तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से किताब में पढ़ चुके हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है वर्ग समीकरण का। इसके मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब b² - 4ac = 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ये देखिए 1 2 3 4 डाटा दिए गए हैं। इसका माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है। तो किसी भी नंबर्स का माध्य निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू, देखिए आंकड़ों का योग सम ऑफ डाटा, और आंकड़ों की संख्या से उसे भाग दे देते हैं, नंबर ऑफ डाटा से उसे भाग दे देते हैं। तो यहाँ देखिए सभी ये 4 आंकड़े हैं, उसको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 4। यहाँ देखें कौन a से a कैंसिल और 3a से 3a कैंसिल, फिर जो बचेगा उसका सम कर देंगे। ऊपर देखिए 8x हो जाएंगे, 1 2 और 3 और 3 6 और 2 8x हो गए, नीचे 4। जब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका मतलब इसका माध्य यानी मीन 2x होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, जो कि सही है। हमें असत्य वाला ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या जैसे कि अगर 2 है, इसके अपन 1 मान के इसे पूर्णांक संख्या बनाया जा सकता है, तो ये भी सही आंसर है, ये फॉल्स नहीं है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी ट्रू है। इसमें देखिए ऑप्शन, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अकेले परिमेय संख्या नहीं होती है, उसमें अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड होती हैं, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए ऑप्शन डी फॉल्स है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट ओनली अ रेशनल नंबर, यानी जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल इरेशनल दोनों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखा है कि जो रियल नंबर है रेशनल नंबर ही होते हैं, तो इरेशनल नंबर इसमें छूट गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें गलत है, जो कि हमें ढूंढना था, यानी फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? हम पता है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है a√2 होता है। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² होता है, 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी के चित्त होने की प्रायिकता। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इतने आउटकम हमें प्राप्त होंगे, यानी दोनों सिक्कों पे HH हो, दोनों सिक्कों पे TT हो, यानी टेल हो, यानी चित्त पट हो, और एक पे H, एक पे टेल, एक पे हेड, एक दूसरे पे टेल, दूसरे पहले पे टेल, दूसरे पे H हेड हो। तो इस प्रकार हमें 4 आउटकम मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? परिणाम कितने हो गए? 4। फिर क्या चाहिए? सभी पे चित्त होना चाहिए। इसमें से देखते हैं हम, सभी पे चित्त वाला एक ही है, यानी HH। इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए ये लगा के 1/4 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर
61 यानी 61 संख्याओं को की माध्यिका पता करनी है। जब भी माध्यिका हमें मीडियन पता करना है तो नंबर ऑफ डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हम डाटा को असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। 5, 7, 16, 21। अगर डाटा नंबर ऑफ डाटा विषम है, ऑड है, तो उसके जो 20 की संख्या वही है, इसका आंसर हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं 16 बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो यही इसकी मीडियन होगा। तो माध्यिका कितना, 16, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको चेंज करेंगे हम, इसको भी चेंज करेंगे। यानी देखिए साइन 21 डिग्री को एज इट इज रखा गया है। देखिए 69 ऐसे के ऐसे ही रहना चाहिए। तो 90 में से हम कितने घटाएंगे, 21, तो 69 ही आएगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। cos 21, देखिए साइन 69 को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, 90 - 21। इसके बाद इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन 21 एज इट इज cos, देखिए cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये पोर्शन इसमें चेंज हो गया है, ये पोर्शन इसमें चेंज हो गया और ये पोर्शन फॉर्मूले के द्वारा इसमें चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इसमें आंसर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। साइन थीटा को 3/5 कॉस थीटा में पता करना है। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर देखिए माइनस का हो जाएगा उधर जाके। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये 4/5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 64 देखते हैं। cot 31, यहाँ देखिए cot 31 को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 31 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 31 आ जाए। तो देखिए 90 में से हमें 59 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, cot 90 - थीटा, तो वो क्या होता है, tan थीटा यानी 59। तो ये देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए sec 60, ये देखिए इसको sec 60 की वैल्यू होती है 2 और cos 30 की होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में सही दिया गया है। चलिए 66 चलते हैं क्वेश्चन को। एक वृत्त की एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। एन आर्क इन अ सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर बट द लेंथ ऑफ द आर्क। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/2 पाई r। तो यहाँ देखिए थीटा कितना दिया है, एंगल 45 × 2, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू इसमें दी है कितनी, 14 लिख दिया है। 7 से 14 को काट देंगे, ये आ गया, इसको कट कर देंगे तो ये आ गया। अब जो बचा है देखिए 5 से 40 को डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। यहाँ बचा देखिए ऊपर 88 कैसे आएगा, 22, 2, 22 और 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ गया, नीचे 8 बचेगा तो 8 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई एंड लेंथ ऑफ आर्क आ गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। रेखिक समीकरण ये दिए गए हैं, इनको डायरेक्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए यहां हम देखते हैं, ये देखिए A1/A2 तो 3/9, ये होगा B1/B2 4/12, C1/C2 तो 5/15 होता। तो देखिए 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5 आएंगे, ऐसे ही 15 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस के 15 आएंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों माइनस के लिए गए हैं। यहाँ इसको कट करेंगे, तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस निकाय का अनेक हल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये देखिए काट के ये चीजें आई हैं, ये काट के बता दिया गया है आप, इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ये एक बहुपद पॉलिनोमियल दिया है, इसके शून्यों का गुणनफल है। शून्यों का गुणनफल अगर इस समीकरण के रूप में लिख लेंगे, अगर हम
जो शून्य पता करना है तो इसको 0 के बराबर से लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C/A। तो C देखिए कितना है, ये देखिए -2, A कितना है 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है पॉलिनोमियल, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसे इक्वेशन में बदल लेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को इक्वेशन में बदल के ही हमने ये फॉर्मूला आगे से सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 120 डिग्री का एंगल है। ये वृत्त ले लिया, दोनों त्रिज्याओं के बीच देखिए 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इन दोनों त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अब यहाँ पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे सिरों पे। एक त्रिज्या के सिरे पे खींच दी, दूसरे त्रिज्या के सिरे पे स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच दी। तो देखिए हम बता दें, ये त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये देखिए साइन बना दिया 90 डिग्री का, ये 90 हो गया। ऐसे ही ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे भी 90 का बन जाएगा। तो दोनों टेंजेंट यानी इन त्रिज्याओं टेंजेंट स्पर्श रेखाओं के बीच एंगल पता करना है। तो ये 90, ये भी 90 और 120। हम जानते हैं ये एक चतुर्भुज बन गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। हम जानते हैं 360 होता है। अब देखिए चारों कोणों को जब लिखेंगे, मान लीजिए ये x मान लिया है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलनाकार बर्तन सिलेंडर का एक बर्तन है, वेसल है, उसकी परिधि सर्कमफ्रेंस 132 दिए गई है, उसकी हाइट ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, किसी बर्तन या कितनी जगह में कितना हवा या पानी आएगी, ये रिलेटेड होता है उसके वॉल्यूम यानी आयतन से। तो हमें पता पड़ गया, हमें बेलन का आयतन पता करना है। तो बेलन के आधार की परिधि, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 132। तो हम जानते हैं बेलन का आधार एक वृत्त होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ रख दिया है 22/7 पाई की वैल्यू रख दी है, यहाँ से हम r मिल जाएगा, ये देखिए r कितना मिल जाएगा हमें 21। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है πr²h। यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखते जाएंगे, ये देखिए 7 से 21 को काट देंगे, ये आ गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये देखिए यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि इसमें सब ऑप्शन में देखिए आप लीटर में दिया गया है। तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ देखिए यहाँ जो आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, और ऑप्शन में देखिए लीटर में है। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे आप YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।